आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ेंगे जो कि है इम्पिडेंस। एक्चुअल में ये इम्पिडेंस क्या है? जब रजिस्टर के साथ हम इंडक्टर कनेक्ट कर देते हैं, जब रजिस्टर के साथ कैपेसिटर कनेक्ट कर देते हैं, और जब रजिस्टर के साथ इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों कनेक्ट कर देते हैं, तो उस कंडीशन में देखो, जब रेजिस्टेंस में करंट फ्लो होता है तो करंट के पाथ में जो अपोजिशन प्रोड्यूस होता है उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। जब इंडक्टर में करंट फ्लो होता है और उस कंडीशन में करंट में जो अपोजिशन प्रोड्यूस होता है उसको मैं इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलता हूँ। और जब कैपेसिटर में करंट फ्लो होता है उस कंडीशन में करंट के पाथ में जो अपोजिशन प्रोड्यूस होता है उसे मैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहता हूँ। लेकिन यदि रजिस्टर के साथ इंडक्टर कनेक्ट कर दूं या फिर रजिस्टर के साथ कैपेसिटर कनेक्ट कर दूं या तो फिर रजिस्टर के साथ इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों कनेक्ट कर दूं, तो इस कॉम्बिनेशन में जो करंट के पाथ में अपोजिशन प्रोड्यूस होता है, इस कॉम्बिनेशन में, इन तीनों कॉम्बिनेशन में करंट के पाथ में जो अपोजिशन प्रोड्यूस होता है उसे मैं इम्पिडेंस कहता हूं। तो इम्पिडेंस क्या है? रजिस्टर के साथ या तो इंडक्टर या तो कैपेसिटर या तो दोनों जब कनेक्ट होते हैं, तो इस कॉम्बिनेशन में जब मैं करंट फ्लो करवाता हूं तो जो अपोजिशन प्रोड्यूस होता है उसे मैं इम्पिडेंस कहता हूं। तो अब एक बात यहां देखो, तो पहले तो लिख लेते हैं, सबसे अच्छी बात सबसे पहले लिख लेते हैं व्हाट इज इम्पिडेंस। व्हेन रजिस्टर कनेक्ट विद इंडक्टर और रजिस्टर कनेक्ट विद capacitor or resistor connect with both inductor and capacitor, then when current passes through this combination, then current experience opposition in the path of current called impedance. It is denoted by Z. इस impedance को Z से denote करते हैं। It is denoted by Z and its unit is, इसकी यूनिट भी ओम होती है, and its unit ओम, इसकी यूनिट भी ओम होती है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो, ये रजिस्टर का रेजिस्टेंस R है और इस इंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है जिसको मैं इंडक्टिव रिएक्टेंस कहता हूँ जो कि है XL, इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस R है और इस कैपेसिटर का रजिस्टर जिसको मैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलता हूँ वो है, तो इंडक्टर का XL और कैपेसिटर का XC। अब आपको पता होगा जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा, हमने देखा कि इंडक्टर क्या करता है, करंट को पीछे कर देता है और वोल्टेज को आगे कर देता है। इंडक्टर के केस में क्या होता है, करंट 90 डिग्री पीछे चलता है, करंट 90 डिग्री पीछे चलता है, इसका मतलब वोल्टेज 90 डिग्री आगे चलता है, और वोल्टेज 90 डिग्री आगे चलता है इसलिए ये जे रिप्रेजेंट कर रहा है। आई या फिर जे एक ही बात है, आप आई का भी यूज कर सकते हो, आप जे का भी यूज कर सकते हो। ये बताता है, इसका मतलब ऐसे 90 डिग्री होता है, आई और जे इसका मीनिंग होता है 90 डिग्री। तो इंडक्टर का जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है उसको मैं जे एक्सएल से डिनोट करूंगा। ये जे ये बताता है कि ये 90 डिग्री वोल्टेज को आगे चलाता है। और कैपेसिटर के केस में माइनस जे एक्सी, ये मुझे बताता है, ये माइनस साइन बताता है माइनस जे, कि ये 90 डिग्री वोल्टेज को पीछे चलाता है। ये हमारा रिप्रेजेंटेशन का तरीका रहेगा। ये रजिस्टर है और इंडक्टर है, दोनों को मैंने यदि सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो उस कंडीशन में इसकी वैल्यू कितनी होगी, जे एक्सएल। और सीरीज में अगर ये भी एक प्रकार का रेजिस्टेंस है और ये भी एक प्रकार का रेजिस्टेंस है, और जब दो एलिमेंट सीरीज में होते हैं तो दोनों के रेजिस्टेंस क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो दोनों के रेजिस्टेंस ऐड हो जाते हैं तो कंबाइनली इसका जो इफेक्टिव अपोजिशन आएगा वो कितना आ जाएगा, आर प्लस जे एक्सएल, क्योंकि दोनों सीरीज में है इसलिए ऐड हो जाएंगे। और मैंने आपको क्या बताया था, रजिस्टर के साथ या तो इंडक्टर हो तो भी जो कंबाइन अपोजिशन है वो इंपेडेंस कहलाएगा, या तो रजिस्टर के साथ कैपेसिटर हो तो इसको माइनस जे एक्सी से एक्सप्रेस किया जाता है। तो ये दोनों भी सीरीज में है इसलिए दोनों का कंबाइन अपोजिशन ये भी इंपेडेंस कहलाएगा। आर माइनस जे एक्सी जब ऐड करूंगा तो, और यदि दोनों हो, रजिस्टर भी कनेक्ट हो और इंडक्टर भी कनेक्ट हो, तो ये आर, ये जे एक्सएल, ये माइनस जे एक्सी,
उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, एक बात हमेशा याद रखो कि जो इंडक्टर और कैपेसिटर की प्रॉपर्टी इस प्रकार से होती है कि दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को कम कर देते हैं, कंपनसेट कर देते हैं। इस प्रकार की प्रॉपर्टी होती है इंडक्टर और कैपेसिटर। जैसे सपोज करते हैं एग्जांपल के लिए, अगर इसकी वैल्यू है J20 ओम और इसकी वैल्यू है J15 ओम, -J15 ओम, तो ये दोनों एक दूसरे को के इफेक्ट को कम कर देंगे, तो ओवरऑल इसकी वैल्यू आ जाएगी J5 ओम। इस 20 ओम को इस -15 ओम ने न्यूट्रलाइज कर दिया, तो इसकी वैल्यू होगी J5 ओम। दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर दिया। अगर सपोज करते हैं कि इसकी वैल्यू भी 20 ओम होती तो क्या होता, ये और ये आपस में पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज हो जाते या फिर कंपनसेट हो जाते, तो यहाँ वैल्यू हो जाती 0। तो एक कॉन्सेप्ट हम यहाँ लिखेंगे, इंडक्टर एंड कैपेसिटर कंसिस्ट प्रॉपर्टी सच दैट दे कैन न्यूट्रलाइज देयर इफेक्ट और दे कैन कंपनसेट देयर इफेक्ट। दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं या फिर कंपनसेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ये रेजिस्टेंस R प्लस J दोनों में है, कॉमन निकल जाएगा और यहाँ आ जाएगा XL माइनस एक्स, ठीक है। और ये XL माइनस एक्स उस कंडीशन में रहेगा जब XL की वैल्यू ग्रेटर देन XC रहेगी। चलो कि एग्जांपल से समझाता हूँ। ये इंडक्टर है और एक कैपेसिटर है, इसकी वैल्यू है J20 और इसकी वैल्यू है J15। तो इस कैपेसिटर की वैल्यू कम है और इस इंडक्टर की वैल्यू ज्यादा है, तो फाइनली इसके अंदर किसका इफेक्ट आएगा, इंडक्टर का इफेक्ट आएगा, क्योंकि इंडक्टर की वैल्यू ज्यादा है। तो J20 में से J15 माइनस हो जाएगा, तो J5 बच जाएगा। ये पॉजिटिव है, इसका मतलब इसके अंदर ओवरऑल वैल्यू किसकी बच गई है, इंडक्टर की। अगर ये वैल्यू इस प्रकार से रहती, ये J15 रहता और एक कैपेसिटर की वैल्यू -J20 रहती, तो भी फिर क्या होता, अब कैपेसिटर की वैल्यू ज्यादा है, तो ये कितनी वैल्यू आ जाती है, यहाँ सीरीज में है, एडिशन हो जाएगा, 15 में से 20 माइनस होगा तो -5 बचेगा, -J5। अब इसमें कैपेसिटर की वैल्यू ज्यादा है, इसलिए कैपेसिटर का इफेक्ट इस इंपेडेंस के अंदर रहेगा। क्लियर है, तो इसका स्क्रीनशॉट लो और कुछ पूछना हो तो मुझसे पूछो आप, ठीक है। लो इसका स्क्रीनशॉट लो, कुछ पूछना हो तो पूछो। चलो कौन बताएगा मुझे इंपेडेंस क्या है, बताओ इंपेडेंस क्या है, कौन बताएगा। हाँ पूछो, बताओ। सर बता। हाँ बिल्कुल सर बताओ। जो आप बताए थे वैसे ही ना। बिल्कुल, मैंने जो बताया वही बताओ, ज्यादा सर अच्छा लगे। जब सर जब रजिस्टर के साथ में कैपेसिटर या इंडक्टर या इंडक्टर अटैच्ड हो या रेजिस्टेंस के साथ इंडक्टर कैपेसिटर तीनों एक साथ हो, तो जब उसमें करंट पास कराया जाता है तो उसके करंट के पाथ में अपोजिशन प्रोड्यूस होता है, उसी अपोजिशन को इम्पीडेंस कहते हैं। और गुड गुड गुड। सर बस इम्पीडेंस ना। हाँ हाँ, ओके ओके, ठीक है। तो और उसके बाद ये जो कॉम्बिनेशन है, ये रजिस्टर का रेजिस्टेंस R है और इंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या है, JXL है। अब ये दोनों सीरीज में है, क्योंकि जब यहाँ से मैं करंट फ्लो करवाऊंगा तो जितना करंट इसमें फ्लो हो रहा उतना इसमें भी फ्लो हो रहा है, इसलिए एडिशन हो जाएगा। जब मैंने यहाँ से करंट फ्लो करवाया तो जितना करंट इसमें जा रहा उतना इसमें जा रहा, तो दोनों को ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा, R-JXC। कैसे ऐड करूंगा, R प्लस -JXC, जब दोनों को ऐड करूंगा तो यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, R-JXC। देखो आगे, जब यहाँ से करंट फ्लो करवाया तो जितना करंट इसमें फ्लो रहा उतना इसमें फ्लो रहा है, इसमें इतना इसमें फ्लो रहा है, इस तीनों एक प्रकार का रेजिस्टेंस ही है। तो तीनों सीरीज में है, इसलिए तीनों ऐड कर दूंगा, R प्लस JXL प्लस -JXC, तो R प्लस JXL प्लस माइनस माइनस हो जाएगा JXC, R प्लस J कॉमन निकल जाएगा, अंदर बच जाएगा XL माइनस XC। आगे ये वाला, ठीक है। और सर अगर XC, हाँ बोलो। सर ये पैरेलल में भी कनेक्ट हो सकते हैं ना सर, मतलब हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, मतलब दो जरूरी रजिस्टर और इंडक्टर तो आप, हाँ बोलो। मतलब जरूरी नहीं है सीरीज में ही कनेक्ट हो सर, ये नहीं ऐसा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल जरूरी नहीं है, ये आप ऐसा कनेक्ट कर सकते हो, ये रजिस्टर है और ये डिपेंड करता है कि आपको क्या सर्किट बनाना है। अब ये ऐसे कनेक्ट हो गए, ये रजिस्टर और ये इंडक्टर, तो उस कंडीशन में अब इसका मुझे इम्पिडेंस चाहिए, तो दोनों का कॉम्बिनेशन, ये दोनों पैरेलल में है,
आर इंटू जे एक्सएल अपॉन आर प्लस जे एक्सएल, ये वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं, कैसे भी हो सकता है। सर इंडक्टर और कंडक्टर कनेक्ट हो तो चल जाएगा ना वैसा भी? इंडक्टर और कंडक्टर, कैपेसिटर, हाँ हाँ चलेगा, सर। चलेगा। हाँ लेकिन फिर उसको हम रिएक्टेंस ही बोलेंगे केवल, फिर उसको हम इम्पिडेंस नहीं बोलेंगे, क्योंकि रजिस्टर कनेक्ट हो तब हम उसको बोलेंगे इम्पिडेंस। लेकिन अगर इंडक्टर और कैपेसिटर ही कनेक्ट है तो फिर हम उसको फिर उसको रिएक्टेंस ही बोलेंगे, फिर उसको हम इम्पिडेंस नहीं बोलेंगे। और सर यहाँ पे आपने जे क्यों लिया, एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। जे का रीजन कुछ नहीं है। जे क्या हो रहा है, मैंने कल क्या बताया था आपको कि जो इंडक्टर है वो क्या करता है, करंट को 90 डिग्री पीछे चलाता है, वोल्टेज को 90 डिग्री आगे चलाता है। यस सर। तो बस ये जे का मतलब होता है 90 डिग्री। ओके। सिर्फ इसलिए लगा दिया क्योंकि ये एलिमेंट करंट और वोल्टेज को 90 डिग्री आगे पीछे चलाने की कैपेबिलिटी रखते हैं, इसलिए जे सिर्फ इतना रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये आगे पीछे चलाएंगे 90 डिग्री, सिर्फ उतना रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। ओके सर। और चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो अब हमें इम्पिडेंस क्लियर हो गया कि क्या है। अब जब इम्पिडेंस वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है जब किसी को, तो उसके जस्ट बाद एक टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं पावर फैक्टर। रजिस्टर और इंडक्टर इम्पिडेंस हेडिंग पावर फैक्टर। तो एक्चुअल में पावर फैक्टर क्या है, कोई भी अगर आपसे पूछता है कि पावर फैक्टर क्या है, तो ये एक प्रकार का लोड है, ये भी एक प्रकार का लोड है, ये भी एक प्रकार का लोड है, ये सारे लोड है एक प्रकार से। तो पावर फैक्टर क्या है, पावर फैक्टर हमें ये बताता है कि ओवरऑल इंपेडेंस में कितना रेजिस्टेंस प्रेजेंट है। पावर फैक्टर एक ऐसा फैक्टर है जो हमें यह बताता है कि ओवरऑल इंपेडेंस में कितना रेजिस्टिव कंपोनेंट प्रेजेंट है या कितना रेजिस्टेंस प्रेजेंट है। ये है पावर फैक्टर। जैसे कि सपोज करते हैं कि ये लोड है, तो इस लोड में कितना रेजिस्टेंस है, आर रेजिस्टेंस है इन कंपैरिजन ऑफ ओवरऑल इंपेडेंस। ओवरऑल इंपेडेंस के कंपैरिजन में कितना रेजिस्टेंस प्रेजेंट है, आर रेजिस्टेंस प्रेजेंट है। ये एक लोड है, इसमें कितना रेजिस्टेंस प्रेजेंट है, इसमें आर रेजिस्टेंस प्रेजेंट है इन कंपैरिजन ऑफ ओवरऑल इंपेडेंस। यहां पर देखो, ये एक लोड है, ये वाला, ये पूरा एक लोड है, और इस लोड में कितना इंपेडेंस प्रेजेंट है, नहीं सॉरी, इस लोड में कितना रेजिस्टेंस प्रेजेंट है इन कंपैरिजन ऑफ ओवरऑल इंपेडेंस। तो इसमें आर रेजिस्टेंस प्रेजेंट है इन कंपैरिजन ऑफ ओवरऑल इंपेडेंस। जहां इंपेडेंस की जो वैल्यू है वो है आर प्लस जे एक्स, यहाँ इंपेडेंस की वैल्यू है आर माइनस जे एक्स, और यहाँ इंपेडेंस की वैल्यू है आर प्लस जे एक्सएल माइनस एक्सी। तो पावर फैक्टर क्या है, अगर आपसे कोई पूछता है तो आपको ये बोलना है कि सर पावर फैक्टर एक ऐसा फैक्टर है जो हमें यह बताता है कि ओवरऑल इंपेडेंस में या ओवरऑल लोड में कितना रेजिस्टिव कंपोनेंट या रेजिस्टेंस प्रेजेंट है। तो मैं डेफिनेशन लिखूंगा, पावर फैक्टर इज अ फैक्टर विच एक्सप्रेस दैट हाउ मच रेजिस्टेंस प्रेजेंट इन कंपैरिजन ऑफ ओवरऑल इंपेडेंस या लोड। ठीक है, ये होगी पावर फैक्टर की सबसे बेस्ट डेफिनेशन। और थोड़ी सी अगर ज्यादा ही टेक्निकल लैंग्वेज में लिखने की इच्छा हो तो पावर फैक्टर इज अ फैक्टर विच मेजर डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस इन ओवरऑल इंपेडेंस। ठीक, तो जो अच्छी लगे वो आप डेफिनेशन लिख सकते हो, पर ये समझाने के लिए बेस्ट है। किसी को यदि आपको एक्सप्लेन करना है तो ये डेफिनेशन सबसे बेस्ट है। पावर फैक्टर is a factor which express that how much resistance present in comparison of overall impedance. It is denoted by cos phi. इस पावर फैक्टर को cos phi से एक्सप्रेस करते हैं। क्यों करते हैं, आगे क्लैरिटी आ जाएगी। It is denoted by cos phi. It is denoted by cos phi. देखो अब कैसे करेंगे, cos phi, ये क्या होगी cos phi की वैल्यू r by z। देखो कितना रेजिस्टेंस है इन कंपेरिजन ऑफ ओवरऑल इंपेडेंस, तो cos phi की वैल्यू कितनी होगी, r अपॉन, इसकी भी यूनिट ओम हो गई, इसकी भी यूनिट ओम हो गई, इसलिए ओम से ओम कैंसिल। इसलिए पावर फैक्टर कैसी क्वांटिटी, यूनिटलेस क्वांटिटी। पावर फैक्टर इज यूनिटलेस क्वांटिटी। इसका स्क्रीनशॉट लो, और कुछ पूछना हो तो पूछ लो। वैसे तो इसमें कुछ है नहीं कि ओवरऑल इंपेडेंस में कितना रेजिस्टेंस है उसका मेजरमेंट पावर फैक्टर कहलाता है, ओवरऑल इंपेडेंस में कितना रेजिस्टेंस है उसका मेजरमेंट पावर फैक्टर कहलाता है। और पावर फैक्टर को cos phi से एक्सप्रेस करते, क्यों करते, अभी क्लैरिटी आ जाएगी। सर यहाँ फाई क्या है? cos phi ये एक्चुअल में एंगल है वोल्टेज और करंट के बीच का। देख लो, तुमने अच्छा क्वेश्चन पूछा मुझसे। हियर phi इट इज द एंगल बिटवीन टोटल वोल्टेज एंड टोटल करंट। टोटल वोल्टेज और टोटल करंट के बीच का एंगल है। ठीक है, चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कुछ पूछना तो नहीं है इस पावर फैक्टर से रिलेटेड? चलो कौन बताएगा मुझे, बताओ पावर फैक्टर कौन एक्सप्लेन करेगा, बोलो, कोई नहीं बोल रहा है। पता है। हाँ ऋषि,
चलो ऋषु तुम रहने दो, रणधीर बताएगा क्योंकि तुम बता चुकी हो। सर पावर फैक्टर है जो रेजिस्टेंस की ओवरऑल डिग्री को मेजर करती है। इसको हम cos फाई से डिनोट करते हैं। गुड, वेरी गुड। और सर cos फाई इक्वल टू आर बाई जेड होता है, दोनों का सर ओम होता है, ओम ओम कैंसिल हो जाता है। इट हाँ इज यह एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। बिल्कुल। और ठीक है, फाई को यहाँ पे हम लोग एंगल बिटवीन द टोटल वोल्टेज एंड टोटल वोल्टेज और टोटल करंट का एंगल को फाई बोलते हैं हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आप ऐसा बोलोगे कि अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि बेटा पावर फैक्टर क्या है समझाइए, तो आप बोलोगे कि सर पावर फैक्टर एक ऐसा फैक्टर है जो कि ओवरऑल लोड में या इम्पिडेंस में कितनी रेजिस्टिव क्वांटिटी है उसको एक्सप्रेस करता है। पावर फैक्टर क्या है? तो एक ऐसा फैक्टर है जो कि हमें यह बताता है कि ओवरऑल लोड में या ओवरऑल इम्पिडेंस में कितना रेजिस्टेंस है, उसकी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करता है ये फैक्टर। इसलिए cos फाई इक्वल टू आर बाय जेड, या फार्मूले से भी आप बोल सकते हो कि ओवरऑल इम्पिडेंस में कितना रेजिस्टेंस है उसकी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करता है पावर फैक्टर। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ओके, कौन बोलेगा? क्या सर? नहीं, तुम्हें नहीं बोलना है, जो बोल चुके हैं उन्हें नहीं बोलना। ज्ञानेश बताओ जरा पावर फैक्टर क्या है? सर पावर फैक्टर अपना इम्पिडेंस का एक ऐसा वैल्यू होता है जो जिससे जो इम्पिडेंस में जो अपना रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है उसको उसके फैक्टर को अपन जिस डिग्री से मेजर करते हैं उसको पावर रुको फैक्टर रुको कहते हैं। रुको रुको, और सर इसका ये ऐसा फॉर्मूला होता है नहीं। cos फाई इज इक्वल टू आर बाई जेड, अरे यहाँ पे रुको, फाई होता है एंगल अपना टोटल करंट और टोटल वोल्टेज के बीच का एंगल। ठीक ठीक। अरे रुकने की बोला तो रुक जाया करो। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम्हें ये बोलना है कि सर पावर फैक्टर एक ऐसा फैक्टर है जो हमें यह बताता है कि ओवरऑल इम्पिडेंस में कितना रेजिस्टेंस या रेजिस्टिव कंपोनेंट प्रेजेंट है। बोलो जरा, फिर से बोलो। सर पावर फैक्टर अपन को ये बताता है कि ओवरऑल अपने इम्पिडेंस में कितना रेजिस्टिव फैक्टर प्रेजेंट है। हाँ गुड, बस ये बोलना है। ठीक है, गुड, वेरी गुड। ओके सर। कैसे एक्सप्लेन करना है, चलो आगे चलते हैं। कुछ टर्म देखते हैं। एक होती है टर्म फॉर्म फैक्टर, जैसे अभी हमने पावर फैक्टर देखा उसी प्रकार से एक टर्म होती है फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर कुछ नहीं होता है। फॉर्म फैक्टर जो होता है ये होता है आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू का रेशियो। फॉर्म फैक्टर क्या होता है? आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू का जो रेशियो होता है यही फॉर्म फैक्टर होता है। तो फॉर्म फैक्टर को हम डिफाइन करेंगे। कोई अगर पूछता है कि फॉर्म फैक्टर क्या है, तो दिस इज द रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू एंड दिस इज यूनिटलेस क्वांटिटी। ये यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। देखो अब हम प्योर साइनोसॉइडल वेवफॉर्म का फॉर्म फैक्टर निकालते हैं। ये प्योर साइनोसॉइडल वेवफॉर्म है। सपोज करते हैं कि ये वोल्टेज की इक्वेशन है, ये वोल्टेज की वेवफॉर्म है। v इक्वल टू वी एम साइन थीटा। ये थीटा की एक्सिस है, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री और ये 360 डिग्री। ये मैक्सिमम वैल्यू है, पीक वोल्टेज है ये, और ये नेगेटिव डायरेक्शन में पीक वोल्टेज है। ठीक है, और जब हम आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू की स्टडी कर रहे थे तब हमने वहां पे डेरिवेशन के थ्रू आरएमएस वैल्यू निकाली थी प्योर साइनोसॉइडल वोल्टेज की, जो कि आई थी Vm बाय रूट टू। आरएमएस वैल्यू उस डेरिवेशन से निकल के आई थी Vm बाय रूट टू, और एवरेज वैल्यू वहां हमने डेरिवेशन से निकाली थी 2Vm बाय पाई। तो मुझे इस प्योर साइनोसॉइडल वेवफॉर्म का फॉर्म फैक्टर निकालना है। तो फॉर्म फैक्टर का फार्मूला है आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। आरएमएस वैल्यू है प्योर साइनोसॉइडल वेवफॉर्म की Vm बाय रूट टू, और एवरेज वैल्यू है 2Vm बाय पाई। इस Vm से ये Vm कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन रूट टू इंटू पाई बाय टू। तो पाई अपॉन टू रूट टू, कैलकुलेटर से निकालो जरा कितनी वैल्यू आ रही है। पाई अपॉन
2√2, इसकी वैल्यू 1.11 आ रही होगी शायद। तो प्योर साइनोसोडल वेवफॉर्म की का फॉर्म फैक्टर, प्योर साइनोसॉइडल वेवफॉर्म फॉर्म फैक्टर 1.11, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्यों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है उसका रीजन है, आपने देखा होगा कि जो सब स्टेशन होते हैं उनकी जो रेंज होती है वो किस प्रकार से होती है। ध्यान से देखना, 11 kV, 33 kV, 132 kV, 220 kV, इस प्रकार की रेंज में होती है। जो वोल्टेज की जो रेंज होती है सब स्टेशन पर वो 11 kV, 33 kV, 132 kV, 220 kV। ये kV मीन्स किलो, 11,000 वोल्ट, 33,000 वोल्ट, 132,000 वोल्ट, 220,000 वोल्ट। तो इस रेंज में जो रेंज होती है वोल्टेज वो इसी कारण से होती है, क्योंकि ये देखो इसका मल्टीपल है, सारे के सारे इसके मल्टीपल में है। तो क्योंकि फॉर्म फैक्टर 1.11 है इसलिए सारे वोल्टेज की जो रेंज होती है, ट्रांसमिशन वोल्टेज की जो रेंज होती है वो इसके मल्टीपल में होती है, जिससे कि कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाए, कैलकुलेशन में हमें थोड़ी मतलब आसानी हो जाए, कॉम्प्लेक्सिटी खत्म हो जाए, फिनिश हो जाए। इस वजह से हम फॉर्म फैक्टर की रेंज में वोल्टेज ट्रांसमिशन की रेंज रखें। तो स्क्रीनशॉट लो इसका, इतना सफिशिएंट है सामने वाले से नंबर निकालने के लिए। और लिख भी दो यहाँ पर इसी के आगे कि ट्रांसमिशन वोल्टेज रेंज डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू फॉर्म फैक्टर विच रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी इन द मेजरमेंट। अच्छा टाइम हो चुका है तो इसका स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि आज थोड़ी मीटिंग है मेरी।